नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। नेपाल में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी जेन जी की आग आखिरकार सरकार को गिरा गई। चौथी बार प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली को इस्तीफे के बाद अज्ञात स्थान पर छिपना पड़ा है। सोमवार को सोशल मीडिया बैन हटाने और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग को लेकर निकले युवाओं पर पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और मंगलवार को संसद, राष्ट्रपति भवन और सिंह दरबार तक आगजनी और तोड़फोड़ हुई। अब हालात को संभालने के लिए नेपाल की सेना को कमान संभालनी पड़ी है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहडेल ने वीडियो संदेश में शांति की अपील की और कहा कि राष्ट्र के सर्वोच्च हितों की रक्षा करना सभी का साझा कर्तव्य है। अगर रात 10 बजे के बाद हिंसा हुई तो लास्ट वार्निंग दी है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहडेल ने कहा, दरअसल नेपाल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो देश के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंहडेल आगे आए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को लास्ट वार्निंग दे डाली। लेकिन इस बीच राजधानी काठमांडू से कैदियों के भागने और कई जगहों पर लूटपाट आगजनी की खबरें आ गई हैं। सेना ने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी सवाल यही है, क्या नेपाल में लोकतंत्र बच पाएगा या फिर सेना की छाया में नया राजनीतिक भविष्य लिखा जाएगा। और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसके अंदर सेना ने साफ तौर पे कह दिया कि आगे भी अगर कोई इस तरीके की घटना करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और अब तक गिरफ्तारी काफ़ी हो चुकी है। और ये जो तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं वाकई में ही भयावह है, क्योंकि युवाओं ने नेपाल का तख्ता पलट कर दिया है। प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश के बड़े बड़े नेता हों, उन सब ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार गिर गई है और प्रधानमंत्री कहीं अज्ञात जगह पर चले गए हैं। देश की जो कमान है अब सेना ने संभाली है। सेना आगे आई है और हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिलावर, अगर अभी की अपडेट की मैं बात करूं तो क्या अपडेट है नेपाल में? हेलो दिलावर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही सर। मैं कह रहा हूं अभी ताजा अपडेट क्या है नेपाल में, क्या स्थिति है? अभी का अपडेट ये है, ताजा अपडेट ये है अभी का। जी हेलो जी जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही सर? हेलो बिल्कुल आ रही है, बोलिए, आप बोलिए, बताइए क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। अपडेट ये है। हाँ हाँ बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, तो अभी का जो ताजा अपडेट ये है, कल जितने भी सरकारी भवन के अंदर जो आग के हवाले किया गया था उसको दमकल से सुबह बुझाकर वहां पे प्रशासन ने गेट को लगाकर अंदर सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और रोड के ऊपर जितने भी कल ये टायर का और जितने भी गंदगी थी, जो उसको यहाँ के युवा लोग खुद अपने अपने घर से झाड़ू लेकर मतलब उसको सफाई कर रहे हैं। जी, तो दिलावर, क्या जानकारी आपके पास, प्रधानमंत्री किस जगह पे चले गए हैं? प्रधानमंत्री वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे नेपाली सेना, गोरखाली सेना के अंडर में है। अच्छा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और देवा, शेर बहादुर देवा, दोनों ही नेपाली सेना के अंडर में है। जी, अब कितनी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और जो लोग जेल से भागे थे उनकी क्या अपडेट है आपके पास? जो जेल से भाग चुके हैं उनको अभी तक तलाश रहे हैं। उनको अभी जैसे ही तलाश कर पकड़ेंगे उनको फिर से उनको मतलब वही कारागार में, वही जेल में उनको डाला जाएगा। जी, दिलावर, अभी तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और सेना प्रमुख का क्या आदेश निकला है? सेना प्रमुख का आदेश अभी ये निकला है कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक अपने घर से कोई ना निकले। जी, और 3 बजे के बाद घर से निकलिए। वो एकदम रोड को क्लीन कर रहे हैं। वो जो हर एक चीज को नुकसान हुआ है उसको मतलब एक साइड में लगवा रहे हैं अभी। जी,
दिलावर, अब अगर मैं सड़कों की बात करूं, लोकल जगहों की बात करूं, तो अभी स्थिति क्या है? क्या कोई उग्र घटनाएं अभी सामने आ रही हैं? और जैसे कि आपने कल हमें बताया था कि ऐसा भी कोई घटना आया नहीं है, क्योंकि जो लोग आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, वो लोग बेक हो चुके हैं और वो सब देश मतलब आगे का कैसे चलना, सिस्टम कैसे मिलाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब सेना प्रमुख की जिम्मेवारी को दे दिया गया है और उसी जिम्मेवारी को सेना प्रमुख बहुत अच्छे से मतलब एक निर्वाह कर रहे हैं। वो दिलावर, जो युवाओं की मांग थी वो क्या पूरी हो गई? अब क्या युवाओं के अंदर खुशी है, ये भी बताइए जरा। अब खुशी क्या बताएं, जो 21 लोग शहीद हुए उसका एक तरफ गम भी है और एक तरफ खुशी ये भी है कि जो ये संसद, ये नेता जो चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, आज इनको जनता से आज़ादी मिल गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता दिलावर, जो कहने हैं कि जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ युवाओं ने आंदोलन करा था उसमें उनको सफलता मिली है, तख्ता पलट कर दिया गया है। इतिहास देखी नहीं, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौँ। आन्दोलनको क्रममा हालसम्म धेरै जनधनको क्षति भइसकेको हुँदा जनधनको थप क्षति हुन नदिन र शान्ति, सुरक्षा, अमन, चयन। नेपाल में भड़के आंदोलन और हिंसा का असर अब भारत नेपाल सीमा तक दिखाई देने लगा है। सिद्धार्थनगर से लेकर लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तक सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सिद्धार्थनगर के एसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन ने ककरवा बॉर्डर का दौरा कर हालात का जायजा लिया है और साफ निर्देश दिए हैं कि नेपाल की अस्थिरता का असर भारतीय सीमा पर नहीं पड़ना चाहिए। सीमावर्ती गांवों में नियमित गश्त बढ़ा दी गई है, खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। नेपाल सीमा से आने वाले लोगों को गहन जांच की जा रही है। हर व्यक्ति से पहचान पत्र दिखाने को कहा जा रहा है और संदिग्ध वाहनों की तलाशी भी ली जा रही है। लखीमपुर खीरी के गोरीफंटा बॉर्डर और पीलीभीत की सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियां सख्ती से चेकिंग कर रही है। नेपाल के धनगढ़ी शहर में प्रदर्शन जारी है। इसी वजह से भारतीय सीमा चौकियों पर भी कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस और एसएसबी के अधिकारी साफ कर चुके हैं कि मौजूदा हालात में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी नेपाल में आग भले ही भड़की हो, लेकिन भारत अपनी सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। पर्याप्त सतर्कता और पुलिस फोर्स हम लोगों ने लगा रखी। किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक इनपुट अव्यवस्था को लेकर नहीं है, फिर भी पर्याप्त सतर्कता हम लोग के द्वारा रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई समस्या हमारे ज़िले में नहीं है। देखिए, लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। नेपाल में भड़के विद्रोह और हिंसा के बीच एक भारतीय महिला टूरिस्ट फंस गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्होंने सीधे काठमांडू में मौजूद भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और कई बड़े शहर फिलहाल आग और बवाल की गिरफ्त में हैं। सड़कों पर लूटपाट, आगजनी और गोलीबारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नेपाल घूमने गई महिला, जो कि भारतीय पर्यटक, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक महिला ने भारतीय दूतावास से फ़ोन कर अपनी लोकेशन और हालात की जानकारी दी है। फिलहाल दूतावास लगातार संपर्क में है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। सवाल बड़ा है, नेपाल में राजनीतिक आग कब बुझेगी और क्या भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस लौट पाएंगे?
और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे, जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट आई है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि आने वाले हफ्तों में उनसे बात करने को लेकर ये उत्सुक हैं। ट्रंप की इस पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है और कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं असीम संभावनाओं का दरवाज़ा खोलेंगी। मोदी ने यह भी लिखा कि हम दोनों देश अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की दिशा में मिलकर काम करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया था, जिससे रिश्तों में तनाव आ गया था। लेकिन अब संकेत साफ है कि ट्रंप रिश्तों को पटरी पर लाने की लगातार दोस्ती वाला दांव चला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और अमेरिका के बीच आई दूरियां सचमुच खत्म होंगी और क्या दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे? जो है वो भारत की ओर क्यों झुक रहा है, क्या वजह है? डोनाल्ड ट्रंप जो पहले सख्त थे और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, उन सब बातों के बावजूद जो ट्रंप है मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे विदेश मामलों के एक्सपर्ट विनीत ठाकुर जुड़ रहे हैं। विनीत जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। विनीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? विनीत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी, आप ये थोड़ा हमें बताइए कि जो अमेरिका है उसका जो रुख है और जो इस टाइम नरम होता जा रहा है, वो क्या वजह है? जबकि पहले 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया गया था, इतनी और पाबंदियां लगाई जा रही थी, लेकिन अब रुख थोड़ा बदल रहा है। जी जी, इसे इस रूप में आप देखिए कि अमेरिका के लिए भारत केवल इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में जरूरी है। चीन को इविल एम्पायर के रूप में अमेरिका देख रहा है और पिछले 10 सालों से चीन जिस तरीके से यूएस की ग्लोबल सुप्रीमेसी के सामने खतरा है, अगर उसे एशिया में कोई चैलेंज कर सकता है तो यूएस को मालूम है कि वो इंडिया कर सकता है। इसीलिए इंडिया के साथ उसने क्वाड और क्वाड के साथ साथ तमाम डिफेंस एग्रीमेंट भी किए और तमाम तरीके के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी वहां पर किए। लेकिन जो इंडिया का अपना ट्रेडिशनल नैम की पॉलिसी थी, जिसको आजकल हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत उस पर स्टिक बना हुआ है। तो यूएस के एजेंडे में इंडिया फिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, या इंडिया खुलकर चाइना एंटी चाइना ब्लॉक के मेंबर के रूप में काम नहीं कर रहा था। इस चीज से वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा था यूएस, और वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में उसने सोचा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम टैरिफ वगैरह के जरिए, ट्रेड वगैरह के जरिए अगर इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये ब्लैकमेल होंगे और ये जैसा हम चाहते हैं वैसा वो करेंगे। तो जो चीज यूएस चाहता था वो इंडिया ने किया नहीं, बल्कि उल्टा वो चाइना और रसिया से जो अपनी नजदीकियां थी उसको एज इट इज बना के कंटिन्यू रखा, या चाइना से थोड़ा और नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये एक डर यहाँ पर खतरा अमेरिका के लिए है कि कहीं एंटी चाइना ब्लॉक का मेंबर बनाते बनाते इंडिया एंटी यूएस ब्लॉक का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर न बन जाए, और ब्रिक्स कंट्री जो डी डॉलराइजेशन या जो है अल्टरनेटिव करेंसी, ग्लोबल करेंसी की बात कर रहे हैं, कहीं उस तरफ मूव न कर जाए। और अगर ऐसा हो गया तो फिर यूएस के लिए बिल्कुल वो आइसोलेट हो जाएगा। ये उसकी प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो नरम पड़ रहा है। विनीत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इतने टैरिफ लगाने के पीछे क्या सिर्फ यही कारण है कि रूस से तेल ले रहा है भारत, या कुछ और वजह भी आपको लगती है? जी नहीं, इसमें
यूएस की अपनी जो एक उनकी अपनी जो इंटरेस्ट है, जैसे इंडिया ट्रेड सरप्लस जो है यूएस के साथ है, व्यापार में भारत को ज्यादा मुनाफा हो रहा है, लगभग $45 बिलियन का। और जो इंडिया की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वह अभी भी यूएस के लिए पूरी तरह फेवरेबल नहीं है, मतलब कि वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से भारत अपने घरेलू बाजार को अमेरिका की कंपनियों के लिए खोल दे, लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा पूरी तरीके से नहीं किया है। तो एक तरफ उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर थे, दूसरी तरफ ये था कि यूएस जो चाहता था स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पीस हुआ है तो वो चाहता था कि उसका क्रेडिट वो ले, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया ने अमेरिका को उस तरीके से क्रेडिट दिया नहीं। तीसरा, इंडिया जो चाहता था कि चाइना जो है उसके खिलाफ जो क्वाड है वो एक मिलिट्री ब्लॉक बने, इंडिया उसका विरोध लंबे समय से करता रहा है, तो क्वाड इतना रेलेवेंट नहीं रहा जैसा वो यूएस चाहता था। तो ये सब भी फैक्टर्स थे जिन्होंने ट्रंप को और यूएस को परेशान किया। रसिया तो एक ऐसा, मतलब आप मोरल ग्राउंड बोल सकते हैं जिनके आधार पर वो इंडिया को प्रेशर करने की क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रशिया वाली बात करें तो जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जवाब है, रिस्पॉन्ड है, वो तो क्लियर है कि आप खुद जो है रशिया से यूरेनियम परचेज कर रहे हैं, आप और आपके जो पार्टनर यूरोप है वो लगातार एनर्जी वहां से बाई कर रहे हैं, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? तो केवल रशिया का मामला यहाँ पर नहीं है, ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की जरूरत है। विनीत जी, ट्रंप कई बार यही कहते आए हैं कि जो भारत है वो अमेरिका के प्रोडक्ट पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है और देशों के मुकाबले, और इसी वजह से उन्होंने भारत के प्रोडक्ट पर ये टैरिफ बढ़ाया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका के प्रोडक्ट पे कुछ टैरिफ कम करना चाहिए, या फिर भारत अपने जो उसका स्टैंड है उस पर रहेगा? नहीं, भारत को अपने स्टैंड पर रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि अभी भारत का जो इकोनॉमी वो ट्रांजिशन फेज में है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं या जो हमारे यहाँ बाजार है वह इंडिजिनियस रूप में, स्वदेशी रूप में उस तरीके से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है जैसा होना चाहिए। तो हमने अपनी घरेलू कंपनियों के संरक्षण, अपने बाजार को बचाने के लिए इस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाई है, और यह किसी भी देश की नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही पॉलिसी वहां पर बनती है। तो अब ऐसे में अमेरिकी दबाव में आकर हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर कंप्रोमाइज कर लिए तो आप मान के चलिए आने वाले समय में फिर भारत में जो है जो कृषक संकट है और गहरा होगा, भुखमरी जैसी समस्याएं और यहाँ पर बढ़ सकती हैं। या इसी तरीके से जो हम एक मेक इन इंडिया के थ्रू जो है माहौल बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बना रहे हैं कि हमारी घरेलू कंपनियां भी आगे बढ़े, तो अगर हमने पूरी तरीके से अपने बाजार को ओपन कर दिया तो फिर हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इतनी अच्छी नहीं है जैसी अमेरिका की है, वो लंबे समय से औद्योगिक है। तो भारत को अभी अपने आपको समझना होगा कि एक ऐसे स्वीट स्पॉट पर इंडिया है जहां पे वो चाइना और यूएस दोनों से बार्गेन करने के कंडीशन में है। तो यूएस को जो है जहां पे हम फेयर तरीके से जो है थोड़े बहुत टैरिफ के साथ रिलैक्सेशन कर सकते हैं वो तो इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशन होता है, एक तरफा तो रिश्ता है नहीं। तो आप थोड़ा बहुत मान लीजिए कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल आपके कोर इंडस्ट्री है, जो आपका सबसे कोर इंटरेस्ट है, अगर आपने वहां समझौता कर लिया अमेरिका के दबाव में आकर, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में आप हो सकता है आज कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर ले परसेप्शन में, लेकिन भविष्य के लिए ये खतरा रहेगा। तो भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे विदेश मामलों के एक्सपर्ट विनीत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो रिश्ता है और अच्छी दिशा में जा रहा है और अमेरिका भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के सीमांचल क्षेत्र का बड़ा दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी पूर्णिया में जनसभा करेंगे और अपने इस दौरे पर क्षेत्र को कई बड़ी सौगात देंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से लेकर पटना मेट्रो, दानापुर जोगबनी, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। इस रैली में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। संगठनात्मक रणनीति के तहत बीजेपी ने पूरे बिहार को 11 प्रखंडों में बांटा है और मोदी का यह दौरा सभी प्रखंडों को कवर करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सीमांचल की कुल 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की नज़र है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों में से 3 पर एनडीए का कब्जा है, जबकि 2 सीटें महागठबंधन और बाकी 2 निर्दलीय और एआईएमआईएम के पास है। इस बार एनडीए 7 सीटों को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 13 सितंबर को बिहार दौरे पर आ सकते हैं, यानी साफ है एनडीए ने सीमांचल फतेह की पूरी तैयारी कर ली है और पीएम मोदी का दौरा इस मिशन की बड़ी कड़ी बनने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने 452 वोट मिले हैं और अब वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डेली 24 भारत से खास बातचीत में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि हमें शुरू से ही भरोसा था
कि जीत हमारे उम्मीदवार की ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीपी राधाकृष्णन संविधान के अनुरूप देश हित में कार्य करेंगे। वहीं फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने भी हमारी बातचीत में राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन समाज और देश के लिए बेहतर काम करेंगे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा से देश को गुमराह करता रहा है और इस चुनाव में भी वही किया। दोनों नेताओं ने पड़ोसी देश नेपाल में हिंसा की घटनाओं पर चिंता भी जाहिर की है और कहा कि भारत की नज़र पूरी स्थिति पर है, यानी देश को मिला नया उपराष्ट्रपति और सियासी हलकों में एनडीए की जीत विपक्ष पर बड़ा वार साबित हुई है। सीपी राधाकृष्णन जो है एनडीए के उम्मीदवार, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में उन्होंने 452 सीट उनको हासिल हुई। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उनको महज 300 ही सीटें मिली और यही कारण है कि 452 वोटों के साथ जो सीपी राधाकृष्णन है वो अब देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से रिजल्ट आ गया है और इसमें राधाकृष्णन की जीत हो गई है एनडीए के जो उम्मीदवार हैं? पहले से ही जिस समय सीपी राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार बनाया गया उसी समय ये लगता था, क्योंकि जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, अनुभव है, संस्कृति से जुड़े हैं, दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, 2 बार के सांसद हैं, कई राज्यों में गवर्नर रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली, उनका सभी दलों से अच्छा संपर्क, ये सब बताता था कि वो जीत एनडीए को मिलेगी, एनडीए का अपना नंबर। लेकिन जितना एनडीए का नंबर है उससे ज़्यादा वोट से सीपी राधाकृष्णन जी जीते हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति जी, अब राज्यसभा का संचालन ठीक प्रकार से सबको साथ लेकर के होगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। जिस तरीके से लगातार दावा कर रहा था विपक्ष की उनके जो कैंडिडेट हैं उन्हीं की जीत होगी और जो एनडीए ने खड़ा किया है वो आरएसएस के हैं, बहुत सारी आलोचना की, बहुत सारी बातें कही और लगातार कह रहे थे कि उन्हीं का उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन जैसा कि संभावना थी और जिस तरह के आंकड़े एनडीए के पास थे, लेकिन जिस तरह का नतीजा आया है इसमें क्रॉस वोटिंग भी हुई है, 20 वोट तो आप ही के पाले में पड़ा है। तो क्या कारण लगता है इसके पीछे, वजह क्या लगती है? कुछ लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ पर सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिया है और विपक्ष, उसमें भी खास तौर पर कांग्रेस, इस प्रकार के छद्म भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, जिसको जनता समय समय पर नकार चुकी है कि ये आरएसएस के हैं, ये वो हैं। आरएसएस आज देश के अंदर 100 वर्ष उसके पूरे होने जा रहे हैं। देश का एक राष्ट्रभक्त संगठन है, उसके कार्यकर्ताओं की जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं एक छवि है और देश की जनता को उन पर विश्वास है। ये बात कांग्रेस को समझना चाहिए, लेकिन वो समझेंगे नहीं क्योंकि उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है और अब जनता उनके छद्म एजेंडे में फंसने वाली नहीं है। इसलिए हमारे आंकड़े से भी ज़्यादा वोट सीपी राधाकृष्णन जी को मिले हैं, ये इस बात को दर्शाता है। सर, एक सवाल, हमारे पड़ोसी राज्य जो नेपाल में अभी हालात है, जिस तरह की वहाँ हिंसा हो रही है, उस पर संजय राउत कह रहे हैं कि ऐसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि एक तरह से वो डरा रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। अब ये आप इसको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन वो तुलना कर रहे हैं नेपाल की भारत से। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया, वहाँ पर हालात जो है आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और वहाँ के पूर्व पीएम की पत्नी को भी जलाकर मार दिया गया। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए विपक्ष को भी राष्ट्रीय एकता के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और इस नारे का ध्यान रखना चाहिए, एक हैं तो सेफ हैं और किसी भी प्रकार का अराजकता फैलाने वाला या अराजकता को प्रोत्साहित करने वाला किसी का भी कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए।
देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो है उनको जीत हासिल हो गई है, यानी कि जो एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन वो अब अगले उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि 452 वोट उनको मिले हैं। वहीं जो इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको महज 300 ही वोट मिले हैं। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद है फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जी। सर, जिस तरीके से एनडीए के जो उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी जीत हो गई है, 452 वोट मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए मैं सबसे पहले जो अपने माननीय सीपी राधाकृष्णन जी हैं उन्हें ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को चयन किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को, एनडीए पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को घोषित किया जो हमारे 422 वोटों में हमें 452 वोट, हम पहले ज़्यादा वोट हमें निकले। ये मैं कहूँगा हमारी पार्टी की सूझबूझ, हमारे नेतृत्व की सूझबूझ है। इस वजह से मैं अपने पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से निर्णय लिया और अच्छे कैंडिडेट का चयन किया। और मैं पुनः अपनी लोकसभा की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उपराष्ट्रपति को देता हूँ। आशा करता हूं कि वो और आगे इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि हमारी जीत होगी और हमारे कैंडिडेट ही जीतेंगे, और राहुल गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता लगातार ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जबकि आंकड़े आप लोग के पास पहले से ही थे, फिर भी वो लोग जीत की बात कह रहे थे। अब क्या जवाब देना चाहेंगे विपक्ष के लिए? विपक्ष, कांग्रेस हो या कांग्रेस के सहयोगी दलों, हमेशा देश को गुमराह करने का काम करते हैं। उनके पास आंकड़ा ही नहीं है तो कहाँ से जीत लेंगे? तो इसलिए उनके पास आंकड़ा नहीं तो झूठ बोलते हैं। हमेशा ही कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल बराबर निरंतर झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश ये जान भी रहा। अभी वो चिल्ला रहे हैं कि साहब, कभी चिल्लाने लगते ईवीएम खराब है, कभी कहते निर्वाचन आयोग खराब है, कभी बता देते साहब वोट चोरी हो रहा है। इस तरह के कभी कहेंगे मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाए। ये सुन के लोगों के कान पक गए हैं। देश के लोग इन चीज़ों से जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल इस तरह की बात करते हैं, लोग उन पर हंसते हैं और ये सिद्ध भी होता है। उन्हें जो आंकड़ा वो कह रहे थे, वो अपने को, अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से बात करके कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा जीवित रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जब तक भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी कैंडिडेट फेस नहीं कर पाता है, चुनाव बुरी तरीके से हारता है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रही है हर क्षेत्र में। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के हालात अभी बेकाबू हो गए, वहाँ हिंसा हो रही है, वहाँ के पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सभी के आवास को जलाया गया, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इस्तीफा सौंप दिया। वहाँ की घटना को लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो हालात भारत में भी हो सकते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भारत में भी इसी तरह के हालात हो सकते हैं अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यानी कि जो मुद्दे हैं युवाओं के अगर नहीं सुने जाएंगे तो यहाँ पर भी इस तरह के हालात हो जाएंगे। जो नेपाल में घटना घट रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं। कहीं पर भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग जो इस तरह की वार्ता काम करते हैं, लोगों ने अपना कोई विरोध प्रकट करना है, अपनी मर्यादा में रह के, अपने संवैधानिक दायरा में रह के विरोध प्रकट करना चाहिए। मैं ये ऐसा नहीं कहता हूँ विरोध ना करें, विरोध करें, लेकिन एक संवैधानिक दायरा में। किसी को जिंदा जला देना, संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, लेकिन ये नेपाल में हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। संजय राउत जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं उनके दल की सरकार जब आएगी या उनके सहयोगी दल की कभी सरकार, कभी, मैं मुझे लगता नहीं कभी जीवन में मेरे जीते जो मुझे नहीं लगता कभी वो सत्ता में आएंगे, और आते हैं तो उनके ज़माने में ऐसे हालात हो सकते हैं। लेकिन जब तक मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, कभी भी इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। आप देख रहे होंगे पूरे विश्व में मोदी जी ने जिस तरह से लोकप्रियता है, गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने चलाई हैं, उसकी वजह से पूरे विश्व में माननीय मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। नेपाल की तो तुलना छोड़ दीजिए, हमारी तुलना अब अमेरिका, रूस, चाइना, उसमें हम लोगों की गिनती आने वाली है। महाशक्ति के रूप में हिंदुस्तान उभरने वाला है।
विकसित राष्ट्र बनने वाला है। मुझे लगता है जो तुलना की जाए, मैं संजय राउत हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है कि उनको तुलना करनी है तो अब इसे हिंदुस्तान को महाशक्ति के रूप में तुलना करनी चाहिए। नेपाल से तुलना, भारत की या पड़ोसी देशों से तुलना, पाकिस्तान से या नेपाल की या बांग्लादेश से हिंदुस्तान की तुलना अब नहीं हो सकती है, क्योंकि अब हिंदुस्तान काफ़ी आगे जा रहा है, विश्व में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भी देखा है किस तरह से अपने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, और पूरे हमारी सेना हो चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति के साथ मात्र 20-22 मिनट में पाकिस्तान के जो आतंकी शिविर थे उनको नष्ट कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। नेपाल जैसे तो हालत मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हालत हिंदुस्तान के कभी होंगे तो जो हिंदुस्तान के जो विरोधी देश हैं उनके ऐसे ही हालत होंगे। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से पीएम मोदी जो है अभी दौरा उन्होंने किया हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, जहां बाढ़ आया हुआ है, तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पीएम दौरा कर रहे हैं, उन्होंने राहत पैकेज भी दिया, मगर विपक्ष कह रहा है कि सरकार कोई मतलब अभी तक मदद नहीं की केंद्र सरकार, हमारे यहाँ तबाही आ गई पंजाब में और हिमाचल में, लेकिन बावजूद उसके पीएम ने दौरा किया, वहाँ पर मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने कहा है, बराबर कह रहे हैं और बराबर अपनी टीम भी भेजी है। ये उनका विपक्ष के लोगों का इस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों पर आरोप लगाना का मैं देख रहा हूँ जब से ये ज़्यादा प्रचलन है। जो हमारी सरकार कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जो कर रहे हैं उसको तो वो नहीं बता रहे, सब पूरी टीम गई है, उसका सर्वे कर रहा है, और जो भी आर्थिक मदद है ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी इससे पहले भी कहा है, और इसीलिए स्वयं वहाँ हमारी जो टीमें हैं सरकार की, भारत सरकार की जो टीमें हैं सर्वे कर रही, और उनकी भी टीमें सर्वे कर रही हैं, और जो सर्वे में आएगा किसानों को किसी तरीके से, किसानों का हो या किसी तरह से कोई भी नुकसान हो, उस नुकसान का जो भी भरपाई है भारत सरकार करेगी। प्रधानमंत्री अब आज तो पंजाब भी गए थे, वहाँ लोगों से मिला, उन्होंने मुलाकात की किसानों से, हिमाचल भी गए, तो पीएम तो खुद ग्राउंड पे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी जाना चाहिए और विपक्ष के नेताओं को भी जाना चाहिए, जो घर बैठे इस तरह से गाल बजा रहे हैं, उन्हें ग्राउंड पर जाना चाहिए, बाढ़ को सही रूप से आकलन करना चाहिए, गाल नहीं बजाना चाहिए। अब संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके लिए आर्थिक मदद उनकी तरफ से नहीं है तो उनके यहाँ जो भी अपने दल के द्वारा क्या मदद कर सकते हैं। ये दैविक आपदा आती हैं तो इसमें सब लोगों को किसी भी पार्टी की आलोचना या नेता की आलोचना न करके हम सब का कर्तव्य बनता है, उसको हमें हर जो पीड़ित है उसकी हमें मदद करनी चाहिए, तन मन धन से जैसे भी हो वैसे हमें मदद करना चाहिए, जो जैसे लायक है वैसे हमको बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करनी चाहिए। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।